हेलो फ्रेंड्स। मैग्नेटिज्म के अगले टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बायोट-सेवर्ट लॉ तक स्टडी किया था। अब ये बात करते हैं कि बायोट-सेवर्ट लॉ ने तो एक बात को बता दिया कि कोई भी धारावाही चालक है, उस धारावाही चालक के आसपास में मौजूद किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी और धारावाही चालक के कितने प्रकार हो सकते हैं। एक स्टैंडर्ड वेव की यदि हम बात करें तो कोई भी चालक के कितने रूप हो सकते हैं और उन सभी चालकों में किस किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड किस बिंदु पर शून्य होगा और किस बिंदु पर अधिकतम होगा, हम उन सब के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हालांकि सभी के लिए डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशन मतलब उनके सूत्र को व्युत्पन्न किया गया है, उनका बहुत डेप्थ एनालिसिस किया गया है, मगर हमें अभी अपने सिलेबस पर डेप्थ एनालिसिस को ना लेकर हम नॉर्मल एनालिसिस फॉर्मूले के बेस पर हम करते हुए चलेंगे। इस टॉपिक पर हम यह देखेंगे चालक के कितने प्रकार हो सकते हैं। चालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंडक्टर। टाइप्स ऑफ कंडक्टर में सबसे पहला जो होता है वो है स्ट्रेट वायर। दूसरा जो होता है वो रहता है सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप को क्या बोला जाता है, वृत्ताकार। स्ट्रेट को क्या बोला जाता है, सीधा चालक या सीधा तार कह सकते हैं। तीसरा जो रहता है वो होता है सोलेनॉइड अर्थात परिनालिका। एंड फोर्थ जो होता है वो भी परिनालिका है, लेकिन उसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में एक ही नाम से जाना जाता है, टोरॉइड। इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम इसका क्या है, समान है। स्ट्रेट वायर के बारे में हम बात करेंगे, सर्कुलर लूप के ऊपर हम चर्चा करेंगे, सोलेनॉइड के लिए हम बात करेंगे और टोरॉइड के लिए हम बात करेंगे। सबके लिए अलग अलग है। स्ट्रेट वायर का मतलब है कि हमारे पास इस प्रकार से कोई स्ट्रेट वायर है। इस स्ट्रेट वायर में करंट इस तरीके से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो किसी सीधे तार में जब कभी भी करंट फ्लो होगा तो उसके किसी बिंदु P पर, मान लेते हैं यहां पर हमने क्या ले लिया, बिंदु P ले लिया, तो इस किसी बिंदु P पर ये जो वायर है, ये वायर को हम ये X से लेकर Y तक क्या हो रहा है, करंट का फ्लो है, इसकी हम बात करते हैं। तो इस वायर में जब करंट I फ्लो हो रहा है तो आप देखो, मान लेते हैं कि यहां हमारे पास में एक छोटा सा हमने करंट एलिमेंट लिया जिसे हम I.dl के नाम से जानते हैं, और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के जाने में यहां जो एंगल जो बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है हम लोगों का, थीटा बन रहा है। तो देखेंगे हम कि स्ट्रेट वायर के कारण पहला जो बात अपने को पता करना है वो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी कि यदि ये स्ट्रेट वायर है, अर्थात राइट हैंड थंब रूल जब आप लगाएंगे इस तरीके से, तो क्या होगा कि इस प्रकार से हमने अपने हथेली को रखा, अंगूठा जो है मेरे किसको दिखा रहा है, करंट फ्लो के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया। तो उंगली को इस प्रकार से जब हम मोड़ेंगे तो उंगली मोड़ की जो दिशा है वो उसको किसके रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसको मैं लाल पेन से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यदि धारा की दिशा ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास बिल्कुल इस प्रकार से गोलेकार रूप में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मौजूद होगा। और यह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है और इस बिंदु से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। इस प्रकार से जो भी चुंबकीय क्षेत्र किसी सतह से बाहर की ओर निकलता है उसके लिए अलग चिन्ह है, और अंदर की ओर जाता है उसके लिए अलग चिन्ह है। तो बाहर की ओर निकलने वाले के लिए क्रॉस का साइन का प्रयोग किया जाता है, और अंदर की ओर जो फील्ड जाते हैं उसके लिए इस प्रकार से बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि मैंने किसी स्थान पर क्या किया, क्रॉस
फिर बिंदु, फिर क्रॉस, फिर बिंदु, इस तरीके से। तो क्रॉस का मतलब क्या रहता है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इस तरीके से बाहर निकल रहा है, और बिंदी का मतलब है बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इस सतह के तरफ जा रहा है। ये इसको रिप्रेजेंट किया। अब देखो, एक ये धारावाही चालक है, तो इस धारावाही चालक के इर्द गिर्द किस तरीके से चुंबकत्व होगा, किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल धारावाही चालक पर वृत्त के आसपास में वृत्ताकार रूप में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, और यह वृत्ताकार जो समतल है वो इस धारावाही चालक के साथ हमेशा कितने का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। अर्थात यह है कि यदि इस चालक, ये जो एक छोटा सा जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र को यदि हमने क्या किया, इस प्रकार से इसके व्यास को मैं जोड़ देता हूं, तो इनके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। ये इसकी बात किया। तो बी की दिशा जो है वो किससे निकाला जाता है भाई, इसका दिशा निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पहला चीज था। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, बिंदु पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी यदि अपने को ज्ञात करना है, इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, तो इसके दो भाग होते हैं। पहला है चालक के मध्य, चालक के मध्य में, तो चालक के मध्य में इसका जो मान होगा, इसको मध्य को मैं यहां लिखता हूं, चालक के मध्य में, तो चालक के मध्य में इसका मान मध्य, अर्थात यह है कि इसको, ये पॉइंट इस धारावाही चालक के एग्जैक्ट मिड पोजीशन पर यदि होगा। एग्जैक्ट मिड पोजीशन का तात्पर्य क्या है कि यदि इस पॉइंट को मैं इस यहां न रख के बिल्कुल इस स्थान पर रखता और ये यहां से इस प्रकार से गया रहता, और ये पॉइंट P है, इसका तात्पर्य यह है एग्जैक्ट मिड पॉइंट का कि ये जो P है, P से एक सीधी रेखा जो हम खींचेंगे, तो एक उस चालक का आधा हिस्सा ऊपर हो और आधा हिस्सा कहां होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। यदि ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर होगा, तो उस स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो है μ0/4π इंटू 2I अपॉन क्या होता है, d। और ये d जो रहता है इसके लंबवत दूरी को रिप्रेजेंट करता है। ये लंबवत दूरी जो है वो d को रिप्रेजेंट करता है, ना कि ये दूरी जो है ये हम लोगों की क्या है, r है, ये r दूरी है। तो यदि इसके ठीक मध्य में रहेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो रहता है इसके लंबवत दूरी के ऊपर निर्भर कर रहा है, ना कि उसके इस वास्तविक दूरी के ऊपर। वास्तविक दूरी के ऊपर निर्भर करता है, और बायोट-सेवर्ट लॉ लगाकर जब हम डेरिवेशन करते पहुंचते हैं, तब जाकर हम इस स्थिति पर आ पाते हैं। तो यदि इसके ठीक मध्य हिस्से पर है, तब तो चालक के मध्य में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है μ0/4π इंटू 2I अपॉन d के बराबर होगा। मगर यदि यही P का वैल्यू x के नजदीक होगा या y के नजदीक होगा, तात्पर्य यह है कि ये इस P को हम यहां ना रखकर, अच्छा P चलिए यहां है, मान लेते हैं P बिल्कुल इसके इस x के नजदीक है, या ये P का वैल्यू जो है कहां पर नजदीक है, बिल्कुल y के नजदीक है, अर्थात इसके दोनों के किसी एक सिरे पर मौजूद है। ठीक है, तो हम इसको क्या लेंगे, x या y पर यदि हो, तो उस स्थिति में b का वैल्यू μ0/4π इंटू केवल I अपॉन d हो जाएगा। μ0/4π ये कांस्टेंट है, ये नियतांक था हमारा। 2I अपॉन d किसके लिए है, जब बिंदु P इस चालक के लंबाई के ठीक मध्य में रखा है उस स्थिति पर, और यदि इसके किसी एक एक कोने पर है, तो यहां 2I ना होकर केवल I हो जाएगा, I अपॉन d। तो I अपॉन d जो रहता है वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके केंद्र की तीव्रता का आधा होता है, हाफ होता है। ये 2I अपॉन d है, ये केवल I अपॉन d है, इस प्रकार से। तो ये स्ट्रेट वायर के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज की बात करते हैं। अच्छा, इसमें अब ये भी देखो, बिंदु P को यदि मैं चालक के पास लाऊंगा, चालक के पास लाऊंगा तो D का मान कम होगा, और D का मान कम होगा तो B का मान क्या होगा, हम लोगों का इंक्रीज होगा। B मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कब बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं, एक सीधे चालक पर, या तो इस धारावाही चालक में करंट की मात्रा को बढ़ाइए, या उसकी दूरी को चालक से कम कीजिए।
यदि ये दूरी कम होते जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ते जाएगी, दूरी को बढ़ाते जाओगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटते जाएगी। मगर एक बात यह भी है, यदि यह धारावाही चालक है, इस धारावाही चालक के बिल्कुल सतह के ऊपर ही हमने P को रख दिया। तीसरा यदि मैं ऐसे ले लेता हूं B, चालक के सतह पर ले लिया, तो सतह पर उसका मान हमेशा कितना होता है? शून्य होता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि सतह पर, ये धारावाही चालक का ये सतह है, इस सतह पर तो D का मान शून्य होगा, तो D का मान शून्य होगा तो BP का मान क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। मगर ये इस प्रकार का कॉन्सेप्ट यहां पर लागू नहीं होता है, ये शून्य किसी दूसरे कारण से होता है। चूंकि ये I जो है उसके साथ में आइडियल साइन थीटा का प्रयोग हुआ रहता है, साइन थीटा का मान वहां शून्य हो जाता है, इसलिए B का मान भी शून्य होता है। तो इसको आपको इस चित्र के माध्यम से क्या करना है? समझना है कि जब चालक आपका क्या होगा? सीधा होगा, तो सीधे चालक में हम किस प्रकार से क्या करते हैं? वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये इसके बारे में बात हुआ। दूसरा जो है सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, और अलग अलग बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो वैल्यू है, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू का मान कितना होगा, ये हमें अभी ज्ञात करना होगा। तो अब इसको हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि मान लेते हैं वृत्ताकार लूप का मतलब क्या है कि ये इस प्रकार से ये मान लो, या इसे हम कुछ इस तरीके से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास कोई एक वृत्ताकार कुंडली है, और इस वृत्ताकार कुंडली में हमने इस प्रकार से क्या कर दिया है? धारा प्रवाहित किया। विद्युत धारा इस प्रकार से क्या हो रही है? प्रवाहित होते हुए जा रही है, और ये वापस अपने ऋणात्मक बिंदु पर आकर खत्म हो गई। तो क्या होता है? सर्कुलर लूप जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे सीधे वायर से, सीधे लूप से मिलकर बना रहता है। अर्थात देखेंगे कि ये जैसे लूप है, इस लूप को हम एक छोटा सा वायर ले सकते हैं, सीधे रेखा, इसको हम एक बिल्कुल छोटा सा क्या कर सकते हैं? स्ट्रेट कंडक्टर मान सकते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है, ये एक छोटा स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, ये एक छोटा स्ट्रेट कंडक्टर हो गया। अर्थात पूरे के पूरे वृत्त को जब आप बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटोगे, तो प्रत्येक एक छोटा टुकड़ा जो है अपने आप में एक छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर के जैसे बिहेव करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी कि जैसे इस जगह की बात है, यहां करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो बिल्कुल इस प्रकार से क्या होगा? लूप के रूप में रहेगा। इससे बाहर निकलेंगे और यहां से वो क्या होते हैं? अंदर जा रहे हैं। देखिए इस बिंदु पर यदि ऐसे करंट की दिशा है, करंट की दिशा ऊपर की ओर जा रही है, तो इस प्रकार से सर्कुलर लूप का डायरेक्शन होगा। जैसे आप बात करेंगे इस जगह के लिए, तो करंट की दिशा इधर जा रही है, मेरे अंगूठे के निशान को देखिए आप, मैं अंगूठे के डायरेक्शन को उधर रखूंगा जिस तरफ करंट का बहाव है। तो ये इस तरीके से, अब उंगली को हमने इस तरीके से क्या किया? फोल्ड किया, मोड़ दिया। तो जैसे ही मैंने उंगली को मोड़ा, मोड़ने के पश्चात हम क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल इस प्रकार से क्या होगा? इस पर रहेगा, इस तरीके से। तो यहां भी किस प्रकार से होगा कि यहां से बाहर निकलेगा और यहां से जाकर अंदर जाएगा। तो देखिए ये यहां से क्या होते जा रहा है? अंदर जाते जा रहा है, ये इस पॉइंट से क्या होते जा रहा है? बाहर आते जा रहा है। जब इस बिंदु की हम बात करते हैं, तो यहां करंट की दिशा किधर है? नीचे की ओर है। अब उंगली को ऐसे मोड़ूंगा, तो इस पॉइंट पर भी बिल्कुल सर्कुलर पॉइंट के रूप में ही क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र होंगे, मगर यहां से अंदर जा रहे हैं और इस तरफ से ये बाहर आ रहे हैं। आप किसी भी बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिल्कुल इसके भांति आप निकालिए। जैसे ये एक सीधे चालक है, सीधा चालक स्ट्रेट वायर है, तो उसके लिए इस प्रकार से जब सर्कुलर फॉर्म पर या गोलाकार रूप में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होता है, तो वैसे ही इसके हर एक छोटे छोटे हिस्से को यदि आप क्या मानेंगे? सीधा चालक मानकर चलेंगे, तो इसके हर एक बिंदु पर हमें क्या मिलेगा? छोटा छोटा सा ये इस प्रकार से वृत्ताकार रूप में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलेगी। अंत में क्या होगा? ये जो केंद्र बिंदु है, सभी तरफ के चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर आकर क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। अर्थात इस बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र निकल के यहां जा रहे हैं, इस बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र निकल के इस पॉइंट पे आए, इस बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र निकल के यहां जा रहे हैं। तो अर्थात यह है कि इसके केंद्र पर क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिल्कुल ऐसे सीधे गई और यहां से ऐसे होकर निकल जा रही है। अर्थात तात्पर्य यह है कि कोई मान लेते हैं कि कोई भी एक वायर है, उस वायर को हमने क्या कर दिया? गोल बना दिया है,
तो वो उस गोल बनाने के बाद, जैसे कि मैं अपने हाथ को ऐसे लेता हूं, इस पर हमने इस प्रकार से ऐसे गोल वायर बनाया, तो इस गोल वायर पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके केंद्र पर बिल्कुल इस प्रकार से लंबवत रूप होगी। अर्थात लूप का जो समतल है, वायर का जो समतल है, इस समतल के बिल्कुल इस प्रकार से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसकी बात किया। अब इस पर इसकी दिशा ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की। अब इसमें भी हमें क्या करना है, दिशा ज्ञात करना है। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम पुनः इसमें कौन सा चीज का उपयोग करते हैं, सेम चीज, राइट हैंड थंब रूल का ही प्रयोग करते हैं। क्यों हम राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग करेंगे यहां पर फिर से? अब यहां राइट हैंड थंब रूल क्या हो जाएगा, इसकी तुलना में इस स्थान के लिए राइट हैंड थंब रूल का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। जब हम स्ट्रेट वायर की बात करते थे तो ये अंगूठा जो है करंट को बताता था, और ये जो उंगलियां हैं, ये उंगलियों का जो मोड़ है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसके लिए, जब हम स्ट्रेट वायर की बात करते हैं। मगर जब हम सर्कुलर लूप की बात करते हैं, अब यहां क्या होगा, जब हम सर्कुलर लूप के ऊपर चर्चा करते हैं, तो अब यहां की स्थिति है, रहेगा यही, अंगूठा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा, और उंगलियां जो है, उंगलियों का जो मोड़ है, ये विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। अर्थात ऐसा कि देखिए यहां विद्युत धारा जो है, इस स्थान पर विद्युत धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। देखिए मेरे उंगली का निशान भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो ये जो चीजें हैं, ये विद्युत धारा की दिशा को, उंगली का डायरेक्शन भी वही बता रहा है। तो अंगूठे का डायरेक्शन कैसे, बिल्कुल ऐसे अंदर की ओर जा रहा है। तो देखिए ये अंदर की ओर अंगूठा जा रहा है, इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, यदि करंट इस तरीके से प्रवाहित हुआ तो ये करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से ही निकालते हैं। मगर इसमें अंतर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। राइट हैंड थंब रूल में क्या है, पहले थंब करंट को रिप्रेजेंट करता था, तो फिंगर्स जो होते थे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते थे। अब अलग हो गया, फिंगर्स यदि करंट को बताएंगे तो थंब जो है वो किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस अंतर को अपने को ध्यान रखना है। ये पहला बिंदु था इसका। इसकी दूसरा बिंदु क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एट सेंटर, अर्थात इस बिंदु से, ये जैसे पॉइंट है, इस बिंदु से आर दूरी का त्रिज्या है, आर दूरी की त्रिज्या पर इसका वैल्यू जो है वो कितना होगा, μ0/4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन क्या हो जाएगा, आर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम डिराइव करके निकालते हैं। मगर ये किसके लिए है, एक चक्र के लिए है। अब जब इसी को हम कई चक्र के लिए यदि ले लेंगे तो यहां पर क्या लग जाता है, एक शब्द n लग जाता है, 2 पाई NI अपॉन आर। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, 2 पाई और 2 पाई कट जाएगा तो यह आ जाएगा 2। तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, μ0 NI अपॉन कितना हो गया, 2R। मगर ये कब आ रहा है, जब नंबर ऑफ टर्न आपको कितने दे दिए गए हैं, n दे दिया गया है। उस स्थिति में यदि एक लूप रहेगा तो इसका मान क्या रहेगा, n का वैल्यू 1 ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियस r पर, अर्थात ये धारावाही चालक है, इस धारावाही चालक से रेडियस r पर, अर्थात ये हुआ केंद्र। तो केंद्र पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, या चलो इसको केंद्र है तो इसको मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O कर लेता हूं, यदि इसको केंद्र हमने O ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O का वैल्यू कितने के बराबर होगा, μ0 NI अपॉन 2R के बराबर होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो भाई या तो इसमें धारा प्रवाह का मान को बढ़ाइए, या तो करंट प्रवाह को बढ़ाइए। μ0 कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। या तो करंट को बढ़ाने से μ0 बढ़ेगा, या तो r को कम करने से μ0 बढ़ेगा। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न आ सकता है कि यदि कोई धारावाही चालक जो है वो सर्कुलर लूप में है या वृत्ताकार पाथ में है, वृत्ताकार पथ के रूप में है, तो ज्यादा त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा या कम त्रिज्या वाले में। तो जिस वृत्ताकार जो मार्ग है उसकी त्रिज्या जितनी कम होगी
उसके केंद्र में उतना ही अत्यधिक मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो इन दोनों के लिए राइट हैंड थंब रूल ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अंतर बस इतना है कि यहां थंब जो है करंट को बताता है, तो यहां थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। तो बाकी चीज भी क्या हो जाएंगे, रेस्पेक्टिवली चेंज हो जाते हैं। पहले वायर सीधा था, अब सीधे वायर को हमने क्या कर दिया, गोलाकार रूप में इस प्रकार से घुमा दिया। अब तीसरा जो स्थिति है, अब एक चक्र ना घुमाकर इसको कई चक्र घुमा दें, तब क्या होगा, उसको कहा जाता है परिनालिका। अर्थात ये वायर आ रहा है, अब इस वायर को यहां से यहां तक लाए हमने, ये एक चक्र हुआ। अब इसको एक चक्र ना करके अब इसे क्या कर दो, कई चक्र इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गोल गोल इस प्रकार से हम घुमा देते हैं। तो ये जो आकृति जो बन रही है, ये आकृति ही किस नाम से जानी जाती है, सोलेनोइड के नाम से जानी जाती है या परिनालिका के नाम से जानी जाती है। देखिए कोई भी वायर सबसे पहले सीधा होगा, सीधा होने के बाद कहीं पर कर्व आएगा तो वो वृत्ताकार के रूप में होगा। अब वृत्ताकार को हम आदर्श अवस्था ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकली में हर जगह पर वृत्ताकार ही हो, उसमें जितना जगह वृत्ताकार रहेगा उसके लिए वृत्ताकार स्थिति का हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, जहां पर वो सीधी रेखा होगी उसके लिए हम स्ट्रेट वायर के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और सूत्र हम इन्हीं का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सोलेनोइड क्या रहता है, ये वृत्ताकार में क्या हुआ कि वायर को एक बार बस हमने सर्कल में ऐसे घुमाया। अब एक बार सर्कल ना घुमा के इस प्रकार से कई बार आप उसको सर्कल घुमाते जाओगे तो इस प्रकार की जो आकृति जो बनेगी, इस आकृति को सोलेनोइड या परिनालिका के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि इसमें विद्युत धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, यह हमने बैटरी से कनेक्शन दिया। अब इसमें से विद्युत धारा से प्रवाहित होते 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 हमें क्या मिल जाएगा, बिल्कुल लास्ट में आकर इस पॉइंट पर हो गया। अब इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो परिनालिका जो बना है, परिनालिका के केवल पहले लूप को लीजिए, इसमें मैं लूप के नंबरिंग भी कर दिया रहता हूं, ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, ये तीसरा लूप है, ये चौथा, पांचवा, छठवां, इस प्रकार से कई सारे लूप हैं। जैसे कि कोई एक पहले लूप को लो, एक पहले लूप को लोगे यहां से लेकर यहां तक, तो ये बिल्कुल किसके जैसे दिखाई दे रहा है आपको, इस सर्कुलर लूप के जैसे दिखाई दे रहा है। तो इस सर्कुलर लूप में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसके परिधि के पास चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी है, गोलाकार है, लेकिन इसके केंद्र में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के जैसे हैं। तो यहां भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि इस लूप के परिधि के पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इस प्रकार से गोलाकार रूप में होंगे परिधि तरफ, और इसके केंद्र में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बिल्कुल इस तरीके से होगा। यह पहले लूप के लिए हुआ। अब इसी प्रकार से जब दूसरे लूप की हम बात करेंगे तो दूसरे लूप में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इसके ऐसे परिधि के पास गोलाकार रूप में मौजूद होंगे और इसके केंद्र पर इस प्रकार से मौजूद होगा। तो हर परिनालिका में एक एक जो लूप है वो इसी सर्कुलर लूप के जैसे बिहेव कर रहे हैं, उसी के जैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो हर एक एक लूप के केंद्र में इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे उसके केंद्र पर कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर, और उसके किनारे पर कैसे होंगे, बिल्कुल इस प्रकार से, ये गोलाकार रूप में। ये लीजिए देखेंगे ओवरऑल क्या होता है जब इसको बनाया जाता है परिनालिका को, तो ये परिनालिका में क्या होता है कि ये जितने भी चुंबकीय क्षेत्र हैं आपस में क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होने के फलस्वरूप ये आपस में ही इस प्रकार से क्या हो जाता है, इस प्रकार से ये मिलके एक कॉमन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना लेते हैं। ये सभी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहे हैं और यहां से भी ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, और ये इस तरीके से गया। तो ये परिनालिका है, परिनालिका पर किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होता है हमने उसके बारे में बात किया। मगर परिनालिका में सामान्यतः क्या रहता है, जो आदर्श परिनालिका होती है, आदर्श परिनालिका में परिनालिका के अंदर अर्थात इधर किसी बिंदु पर, अंदर के बिंदु पर, ये बिंदु है कि ये बिंदु है कि ये बिंदु है, इन बिंदुओं पर मैग्नेटिक फील्ड का मान होता है।
मगर इसके बाहर परिनालिका है, इसके बाहर में यदि कोई हम बिंदु लेते हैं तो इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो हम यहां बात करते हैं परिनालिका के अंदर में पहला चीज जो है कि इसकी दिशा कैसे निकाली जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या इसको मैं ऐसे लिख लूं, पैटर्न के रूप में लिख लेता हूं। पैटर्न मतलब ये किस रूप में बनता है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के समतुल्य होता है, बार मैग्नेट के जैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे एक बार मैग्नेट है आपके पास, बार मैग्नेट मतलब ये इस प्रकार का मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र निकला साउथ में गया, नॉर्थ से निकला साउथ में जा रहा है, इस प्रकार से। तो ये जिस प्रकार का बार मैग्नेट का क्या रहता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो इसी प्रकार से कैसा है हमारे पास में, जैसे इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इसके सेंटर से बिल्कुल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और इसके सेंटर पे बिल्कुल इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का एंट्री हो रहा है। तो जिस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बार मैग्नेट का होता है या दंड चुंबक का होता है, बिल्कुल वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किसका रहता है, सोलेनोइड का होता है, परिनालिका का रहता है। दैट्स ऑल। तो ये दिशा में हमने क्या देख लिया कि बार मैग्नेट के जैसा इसका क्या होता है, पैटर्न होता है, पहला। दूसरा जो चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है अब अपने को। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो रहता है वो वैल्यू कितना रहता है, μ0 n I, जहां n जो है, या इसको कैपिटल N लिखता हूं, ये n किसको बताता है, फेरों की संख्या या नंबर ऑफ जो लूप्स होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करता है। तो B = μ0 n I होगा। μ0 कांस्टेंट है, परमिबिलिटी है या चुंबकशीलता जिसे हम कहते हैं। n जो है ये कितने फेरों की संख्या उसको रिप्रेजेंट करता है, और I जो है इसमें से कितना हम करंट क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, इसको बताता है। मगर इसी में तीसरा चीज, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किसी भी सिरा पर निकालना है। यदि हमें सिरा का तात्पर्य क्या हुआ, जैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके मध्य वाले किसी बिंदु पर है। यदि बिल्कुल वायर के एक लास्ट पोजीशन पे या वायर के दूसरे लास्ट पोजीशन पर आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, तो इसका मान कितना हो जाता है, यही μ0 n I अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। बिल्कुल इसके जैसे है, मध्य स्थिति पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना रहेगा, मगर इसके किसी एक किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, मध्य स्थिति में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जस्ट आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो वैसे यहां है परिनालिका में भी कि इसके अंदर में मध्य स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये है, और जैसे जैसे सिरे की तरफ हम जाते हैं तो क्या होता है कि एक लेवल तक इसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, और जैसे सिरा के पास पहुंचेंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और सिरा से फिर बाहर जाते जाते हैं तो उसका वैल्यू धीरे धीरे घटते घटते 0 हो जाता है। ये इसकी बात किया इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो है ये कहाँ है, परिनालिका के अंदर के केंद्र पर है, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड उसके किसी सिरा पर है, किसी बिंदु पर है। चौथा जो इसके बारे में महत्वपूर्ण बात करना है कि मैग्नेटिक फील्ड परिनालिका के बाहर क्या होता है, 0 होता है। और पांचवा, मैग्नेटिक फील्ड परिनालिका के अंदर एक समान होता है प्रत्येक बिंदु पर, सिरा को छोड़कर। इसके बिल्कुल लास्ट पॉइंट को आप छोड़ दो, अर्थात जैसे देखिए कि ये मान लेते हैं कि ये मेरे पास में एक क्या है, ये वायर है और ये पेन है, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से लगा दिया और इसको आपस में ऐसा हमने जोड़ दिया। तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है कैसी है, ये परिनालिका की स्थिति है। ऐसे इसको यदि मैं क्या करूंगा कि इसको सभी तरफ ये हमने क्या कर दिया, इसको लगा दिया ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब देखेंगे जैसे ये लग गया है तो कि ये जो आकृति है, अब इस आकृति पर इसके बीच में, अर्थात इन बिटवीन दिस, यहां से यहां तक में कहीं भी सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का मान समान होगा, मगर इसके बिल्कुल एक किनारे पर या इसके बिल्कुल दूसरे किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसके बीच वाली स्थिति के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के हाफ होगी, आधा होगी। तो इसके पहले दूसरे
लूप को इधर से छोड़ दो, पहला दूसरा लूप राइट साइड से छोड़ दीजिए, उसके बीच में जितने भी लूप हैं उन सब के अंदर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपका एक समान होगा, एक जैसे होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो इन सब बात को ध्यान रखना है। परिनालिका के बाहर किसी भी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 रहता है और परिनालिका के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमेशा क्या होता है, एक समान होता है। तो हमें इसको ध्यान देते हुए चलना है। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि परिनालिका पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मान होता है या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है वो बिल्कुल किसके जैसे होता है। तो परिनालिका पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा एग्जैक्ट बार मैग्नेट या दंड चुंबक के जैसा होता है। तो ये तीसरे प्रकार की आकृति थी हमारी। और चौथे प्रकार की आकृति कि वायर जो परिनालिका बना था, अब इस परिनालिका के इस छोर और इस छोर को पकड़ के हमने क्या कर दिया, मोड़ दिया। इस प्रकार से मोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बिल्कुल सर्कुलर इस प्रकार से स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और वो जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है अर्थात ये इस प्रकार से, देखिए रहने के लिए परिनालिका है मगर परिनालिका को ही हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से गोलाकार रूप में बना दिया। तो जब परिनालिका को गोलाकार रूप में बना दिया तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके अंदर में, ये जो इसका जो अक्ष है, इसके अक्ष में इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होते रहती है, घूमते रहती है। तो ये टोरॉइड कहलाता है ऐसी संरचना। और टोरॉइड के लिए भी क्या रहता है, इसकी जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपने को ज्ञात करना है तो अक्ष के परितः, अक्ष के परितः मतलब अलोंग द एक्सिस क्या होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। एवं दूसरी जो बात है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का मान बिल्कुल जैसे सोलेनोइड का था बिल्कुल वैसे ही रहेगा कि B का वैल्यू यहां पर क्या रहता है, μ0 Ni होगा। और तीसरा जो बात है कि मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के बाहर हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। अब ये टोरॉइड के बाहर में कौन से बाहर की बात कर रहा हूं, चाहे इधर का बाहर बिंदु हो चाहे इधर का बाहर बिंदु हो, अर्थात इस बिंदु पर भी मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होगा, इस बिंदु पर भी मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का मान अधिकतम कहां होगा, इसके केंद्र पर होगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो हमें इन चीजों को, इन बातों को ध्यान रखते हुए चलना है। तो ये मैग्नेटिज्म में विभिन्न प्रकार के चालक के प्रकार थे और इन चालक के प्रकार के आधार पर ही क्या किया गया है, अलग अलग प्रकार के चालक में किस किस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार उसका डेरिवेशन किया गया। हालांकि हमें अभी डेरिवेशन को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल उन फैक्ट की बात करना है, केवल उन फैक्ट के ऊपर चर्चा करना था जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। इससे अगले वाला जो क्लास है, इसके अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि लूप में नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे होगा, इसको ज्ञात करना, एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में थोड़ा सा उसके डेफिनेशन को समझना है। और उसके तुरंत बाद हम आगे बढ़ जाएंगे किस टॉपिक के ऊपर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, अर्थात कोई भी धारावाही चालक को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें एक बल की अनुभूति होती है, एक बल अनुभव होता है और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो इसके नेक्स्ट क्लास में होगा, अगले क्लास में होगा। धन्यवाद।